हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है सिलेबस को लेकर। और मेन चीज़ एक चीज़ और कि बच्चे हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको दोनों ही हिंदी में भी सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी एंड एज वेल एज इंग्लिश में भी। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जो भी आपका सिलेबस है उसे अपने नोटिस बोर्ड या फिर जिस भी डेस्क पे या जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ ज़रूर लगाइए, और जो जो टॉपिक आप करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कीजिएगा। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका सिलेबस। और यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में आप अगर देखेंगे तो फ्रांसीसी समाज कैसा था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर क्रांति के क्या क्या प्रकोप रहे, ठीक है। और फिर फ्रांस की राजशाही कैसे समाप्त हुई और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, ये चीज़। फिर अगर दूसरा हम बात करें तो महिलाओं का क्या मतलब महिलाओं की क्या स्थिति थी उस टाइम पे, किस तरीके से महिलाएं क्रांति में भागीदार हुई, ठीक है। दूसरा, गुलामी का उन्मूलन और क्रांति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है। इसके बाद द्वितीय यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। देखिए, टॉपिक हमारे बहुत कम है, लेकिन उन्हें डिफाइन कर रखा है कि हमें किन किन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को पढ़ना है। तो इसीलिए मैं इस सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन ये चीज़ें आपसे कोई डिस्कस नहीं करेगा जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, रूसी क्रांति में सामाजिक परिवर्तन का क्या युग था, ठीक है, रूसी क्रांति कैसे हुई, ठीक है। और फरवरी क्रांति अक्टूबर के बाद बदला। आप अगर नोटिस करेंगे तो एनसीईआरटी के सबटाइटल्स सारे यही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से मैं आपको अच्छी तरीके से जितना भी हो सकेगा मैं अच्छे एकदम ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 2-3 टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गए, ठीक है। इसके बाद रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, आप इसे देखिए। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब कितना ज़्यादा। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये सबटाइटल ज़रूर एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं, लेकिन लेवल आपका ग्रेजुएशन तक का पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए, ऑथेंटिक बुक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कि आपको सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। फिर आपका थर्ड टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय, ठीक है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं ना जो वर्ल्ड हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप डीएसएसबी दे लीजिए, चाहे वो एनवीएस दे लीजिए या किसी भी, ठीक है। नाजी जर्मनी में युवा, ठीक है, युवाओं की क्या स्थिति थी, साधारण लोग और मानवता के विरुद्ध क्या अपराध थे, अर्थव्यवस्था और समाज में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही थी, ठीक है, उपनिवेशवाद, ठीक है। और फिर उसके बाद जंगल में विद्रोह, जावा में वन परिवर्तन, आधुनिक। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये मैंने सारा जो सिलेबस है ये ट्रांसलेट किया, अगर कुछ मिस्टेक इसमें हुई हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग कई बार चीज़ें मिस्टेक भी हो जाती है, तो एक आध गलती आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। आधुनिक युग में पशुपालन, ठीक है, देहाती खानाबदोश और उनके आंदोलन, औपनिवेशिक शासन और देहाती जीवन, देहाती अफ्रीका। अब यहाँ पर ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं हिस्ट्री के, मैं आपको अभी बता दूंगी। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी का सिलेबस, ज्योग्राफी में भारत की स्थिति, ठीक है, स्थिति। अब मैं इसे आपको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। स्थान, अब भारत की स्थिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्थान, आकार, भारत और विश्व, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, इन सबको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। लेकिन मैं बार बार ये आपको कह रही हूँ कि सिवाय एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, और अगर पढ़नी भी है तो वो सिर्फ थोड़ी ऑथेंटिक बुक पढ़नी है। लेकिन वो उन चीज़ों को मैं इसलिए आपको मना कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ना, आपको हर जगह से नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें आपके लिए रेडी कर दी जाए। भारत की भौतिक विशेषताएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, भौतिक विशेषताएं में आपका भौगोलिक क्षेत्र, हिमालयी पर्वत, ठीक है, उत्तरी मैदान,
प्रायद्वीपीय मैदान पठार, ठीक है, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान, द्वितीय, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक जल निकासी, ठीक है, और भारत में ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयी नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र तंत्र। देखिए ये जितना अभी तक मैंने आपको बताया ना, आप ज्योग्राफी का किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के देख लीजिए, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा आने ही आने हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद करना है आपको, बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन, ये देखिए अब यहाँ पर आपको नदियों के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। झीलें, अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका। अब देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। नदी प्रदूषण, जलवायु संकल्पना, ठीक है। फिर उसके बाद जलवायु नियंत्रण, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और हवाएं। आप देखिए ये जो है आप अक्षांश हो गए, ठीक है, ऊंचाई हो गए, दबाव, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक भी है, लेकिन इसमें से आपको देखने को मिलते ही हैं क्वेश्चन। ऋतुएं हो गई, ठीक है, गर्म मौसम हो गया, ऋतु हो गई, आगे बढ़ता मानसून हो गया, वापसी मानसून हो गया, वर्षा का वितरण हो गया, मानसून एक एकीकृत बंधन के रूप में, ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन में सबसे पहले आप देख लीजिए कि वनस्पति के प्रकार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ठीक है, वन, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, कांटेदार वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और वन्य जीवन, जनसंख्या का आकार और वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार और वितरण। मैं बार बार ही आपसे बोल रही हूँ कि ये अगर आप टॉपिक देखेंगे ना तो टॉपिक बिल्कुल 9th-10th के NCERT वाले ही हैं, A to Z। अब इसके बाद पॉलिटी सिलेबस, ठीक है, पॉलिटी के सिलेबस में बात करें तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है, विशेषताएं, लोकतंत्र में व्यापक अर्थ, संवैधानिक डिज़ाइन, ठीक है, यानी कि जो हमारा इंडियन सिस्टम है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र, संविधान, क्यों हमें एक संविधान की ज़रूरत होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। देखिए जितना भी अगर आपने अभी तक KVS के सिलेबस को थोड़ा सा एनालाइज किया होगा तो DSSB का ऑलमोस्ट सिलेबस यही होता है। तो सिर्फ इसकी तैयारी के साथ आप DSSB की भी तैयारी कर लेंगे। और देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगी कि 2023 में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। फिर चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, ठीक है, क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है, संस्थाओं का कार्य, ठीक है, प्रमुख नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं, संसद, राजनीतिक कार्यकारी, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक अधिकारों के बिना जीवन, ठीक है, ये सारी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में गांव पालमपुर की कहानी, अवलोकन, उत्पादन का संगठन, पालमपुर की खेती, पालमपुर में गैर कृषि गतिविधियाँ। देखिए ये सारा है ना NCERT का ही है। और जो मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं ना वो मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अंतर्राज्यीय असमानता, अंतर्राज्यीय, देखिए ये अंतर्राज्यीय है ना कि इंटरनेशनल नहीं है। मतलब जैसे कि दिल्ली में और यूपी में क्या क्या असमानता है, दिल्ली में और बिहार में क्या असमानता, तो मतलब जो अलग अलग राज्यों में जो असमानताएं हैं, ठीक है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ रहा है। वैश्विक गरीबी परिदृश्य, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गरीबी के कारण, ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य असुरक्षित कौन है, ठीक। बफर स्टॉक से आपको इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट टाइम आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है,
खाद्य सुरक्षा में सहकारी समिति, एक ये सहकारी समिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे तो आप छोड़िए ही गई मैं इस टॉपिक को। तो इकोनॉमिक्स में 2-3 टॉपिक तो ऐसे हैं जिन्हें आपको हमेशा मतलब टू द पॉइंट पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री पार्ट 2, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब आप आगे इसे देखेंगे तो ये आपका 10th की एनसीईआरटी शुरू हो गई है। फ्रांसीसी क्रांति और आपका राष्ट्र का विचार। फिर उसके बाद जर्मनी और इटली का निर्माण, राष्ट्र की संकल्पना, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र और समाजवाद, साम्राज्यवाद, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और गैर सहयोग। देखिए ये आप देखिएगा कि दोनों है ना, अगर आप एनसीईआरटी दोनों ही पढ़ने की कोशिश करेंगे एक साथ, तो वैसे मैं आपको बताऊंगी राइट वे टू रीड एनसीईआरटी, क्योंकि है ना एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो एनसीईआरटी का पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन सही ढंग से पढ़ना, क्योंकि हमें है ना एट द एंड अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो देखिए द मार्किंग मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। देखिए पूर्व आधुनिक दुनिया, 19वीं सदी, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, औद्योगिकरण का युग। अब यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्ध के बाद का युग, ठीक है। औद्योगिकरण का युग। अब यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिएगा औद्योगिक क्रांति से पहले हाथ, श्रम और भाप शक्ति, कॉलोनियों में उद्योगीकरण, कारखानों का उदय, औद्योगिक विकास की खासियत, माल के लिए बाजार, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति, प्रिंट संस्कृति और आधुनिक दुनिया, पहली मुद्रित पुस्तकें, प्रिंट यूरोप में आता है, प्रिंट क्रांति और इसका प्रभाव। अब यहाँ पर आपका पार्ट 2 ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, ठीक है। संसाधन और विकास, ये फर्स्ट टॉपिक है। संकल्पना, संसाधनों का विकास, संसाधन योजना, भारत में संसाधन योजना, संसाधन का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, भूमि उपयोग, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न। अब देखिए वन्य और वन्य जीव, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, जल संरक्षण, पानी की कमी और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदियाँ, परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन, वर्षा जल संग्रहण, कृषि, खेती के प्रकार, ठीक है। अब खेती के प्रकार में देखिए आदिम निर्वाह और निर्वाह, गहन निर्वाह, ये आप ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसमें आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। फसल पैटर्न, अब यहाँ पर खनिज क्या है, खनिजों के मिलन। देखिए मैं एनसीईआरटी बोल तो रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी से आपका लेवल जो मांगा जा रहा है ना, वो लेवल आपका एटलीस्ट जो होना चाहिए वो ग्रेजुएशन तक का है। तो इस सिर्फ यही मत सोचिए कि एनसीईआरटी ही पढ़ के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कई चीज़ें खुद से भी सोर्सेज अपने ढूंढने पड़ेंगे। अलौह खनिज, ठीक है, और ऊर्जा, ये पवन है शायद, ठीक है। पतन, पर्यावरण का नियंत्रण, पतन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज की जीवन रेखाएं। देखिए अब ये वाला इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे कि रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइंस, जलमार्ग, प्रमुख बंदरगाह। ये जो सेक्शन है ना, ये आपको जीके में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वायु मार्ग, जन संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक व्यापार के रूप में पर्यटन। और अब यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पार्ट आपका पॉलिटी, ठीक है, पावर ऑफ शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग। और बेल्जियम और श्रीलंका, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर और लोगों
से, जैसे कि अलग जो देश हैं उनसे कंपेयर किया जाएगा कई चीज़ों को, या कह लीजिए लोकतंत्र को। ठीक है। बेल्जियम में आवास, सत्ता की साझेदारी वांछनीय। अब पावर ऑफ शेयरिंग के रूप में संघवाद। अब संघवाद क्या है? फेडरलिज्म। ठीक है। और संघवाद, फिर उसके बाद लिंग, धर्म और जाति। ठीक है। ये बहुत, देखिए ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सिर्फ ना KVS में ही नहीं, आप कितने भी एग्ज़ाम देख लीजिए जहाँ आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है। इवन आपके लिए ये और भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की तैयारी करेंगे उसमें भी। राष्ट्रीय दल। ठीक है। राज्य दल, राष्ट्रीय दल किन्हें कहते हैं, राज्य दल किन्हें कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लोकतंत्र के परिणाम, जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। ठीक है। आर्थिक विकास को समझना, विकास। ठीक है। अब विकास क्या वादा करता है? ठीक है। आय और अन्य लक्ष्य, विकास की स्थिरता। सेकंड टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, 3 क्षेत्रों की तुलना करना। अब यहाँ पर धन और शाखा। अब मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में, क्रेडिट की शर्तें, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए इकोनॉमिक्स में एक ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देश भर में उत्पादन, देशों में उत्पादन को आपस में जोड़ना, विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को सक्षम बनाने वाले कारक, विश्व व्यापार संगठन। देखिए, और लास्ट है आपका जो है उपभोक्ता के अधिकार। ये आपका पूरा TGT SST का सिलेबस है। अब मैं आपको TGT इंग्लिश में भी आपकी जो PDF है वो ही दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए ऑलमोस्ट ये मैंने ट्रांसलेट इसलिए भी किया है ना, क्योंकि सेम टॉपिक है, आप इसे कोई इन्हीं टॉपिक्स को अपना चेक कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम। और जो जो टॉपिक मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट बताए उन पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और देखिए एक चीज़ और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो नोट्स जब भी रेडी होंगे या फिर जब भी आपकी क्लासेस होंगी, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही पहुंचा दी जाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को। तो ये आपका TGT SST वाला सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस है इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए। ठीक है। हिंदी मीडियम वालों का तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है, तो लास्ट में आप देख लीजिए। और देखिए जो जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को लिखते जाइए, और लिखने के बाद एक एक टॉपिक को एटलीस्ट 3 टॉपिक तो एक दिन में कंप्लीट कीजिए ही कीजिए एनी हाउ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, ये चीज़ याद रखिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बस यही एक गुजारिश है आपसे, और मैंने कोशिश की है कुछ ना कुछ अच्छा आप तक पहुंचाने की। लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए लास्ट जो टॉपिक है कंज्यूमर राइट है। ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की है बहुत सी चीज़ें आप तक पहुंचाने की, और मैं कर भी रही हूँ, अभी भी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को ऑथेंटिक चीज़ें पता चल पाएँ। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।